everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. So students, आज हम लोग इयत्ता 10वीं का मराठी अक्षर भारती का 8वां पाठ ऊर्जा शक्तिचा जागर ये सीखने वाले हैं। इस लेसन में हमने एक लेखक की ऐसी कथा देखने वाले हैं जिसमें उन्होंने जिद से कैसे पढ़ाई की, मन लगाकर कैसे पढ़ाई की, जबकि उनकी हालात बहुत बिकट थी। उस परिस्थिति में भी, उस सिचुएशन में भी इन्होंने कैसे पढ़ाई की, ये सब बातें इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर द्वारा लिखा गया ये लेसन है। 1943 में जिनका जन्म हुआ था। कौन थे ये रघुनाथ माशेलकर, इनके बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से ज्येष्ठ वैज्ञानिक, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वरिष्ठ वैज्ञानिक है। ग्लोबल रिसर्च अलायंस से अध्यक्ष, रॉयल सोसाइटी लंदन से फेलो, ये ग्लोबल रिसर्च अलायंस के अध्यक्ष है और रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो है, सभासद है। वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन संस्थे से म्हणजेच CSIR इस संस्था के अध्यक्ष या नात्याने संस्थेच्या कार्याची व्याप्ती वाढवण्यात त्यांचे मोलाचे योगदान आहे। इस पद पर है ये और इस नाते से इस संस्था की फैलाव करने में इनका बहुत मतलब सहायक है कि इस संस्था का फैलाव हो, इस संगठन के फैलाव के लिए ये जिम्मेदार है। पद्मभूषण या पुरस्काराने सन्मानित, इनको पद्मविभूषण पुरस्कार इनको मिला है। त्यांची शोध नव्या भारताचा, पंचशील नव्या युगाचे, टाइमलेस इन्स्पिरेटर, तिलक इन आवर टाइम्स, रीइन्वेंटिंग इंडिया आदि पुस्तकें प्रकाशित आहेत। इनकी सभी बुक्स प्रकाशित हो चुकी है। भारतातील मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी बौद्धिक क्षमतेच्या आधारे, मतलब भारत के, हमारे इंडिया के जो मूलभूत समस्याएं हैं, इनको हल करने के लिए इन्होंने क्या किया है, ज्ञानाचे अर्थपूर्ण नियोजन करणारे डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर हे आघाडीचे भारतीय शास्त्रज्ञ आहेत। इन समस्याओं को हल करने की बौद्धिक क्षमता के आधार पर ज्ञान की जो योजना बनाते हैं, वैसे है ये डॉक्टर माशेलकर। प्रचंड कष्ट करण्याची वृत्ति, इनका बिहेवियर कैसा है कि बहुत कठोर परिश्रम लेने की इनकी वृत्ति है। सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, शिस्त, डिसिप्लिन, संशोधक वृत्ति मतलब शोध दृष्टिकोण इनका है। नेतृत्व गुण, लीडरशिप व प्रखर देशनिष्ठा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तीव्र देशभक्ति, प्रखर मतलब क्या, तीव्र, बहुत ज़्यादा, देशनिष्ठा, देशभक्ति, इनका ये नेतृत्व, इनके ये गुण है सभी। हे त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे विलोभनीय पैलू आहेत। ये इनके व्यक्तित्व के सभी पहलू है, मतलब इनका ये कैसे है व्यक्तित्व, इनका कैरेक्टर कैसा है, ये बताया है यहाँ पर डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, जो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक है। प्रस्तुत पाठात लेखकाने त्यांच्या विद्यार्थी दशेतील आठवणी सांगितल्या आहेत। ये जो पाठ हमें यहाँ पर दिया गया है, ऊर्जा शक्तिचा जागर, इसमें इन्होंने क्या बताया है, लेखक ने यहाँ पर अपने छात्र दिनों की, मतलब जब वो छात्र थे, मतलब स्टूडेंट थे, तो उनकी यादें, अपनी यादें यहाँ पर बताई है हमें। लहानपणीच पित्याचे छत्र हरपलेल्या माशेलकरांना त्यांच्या आईने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीतून जिद्दीने शिक्षण घेण्यास कसे प्रवृत्त केले, याचे वर्णन या पाठात आले आहे। तो ये जो माशेलकर है, उनके पिता का देहांत हो गया था बहुत ही कम उम्र के जब ये थे। डॉक्टर माशेलकर बहुत ही छोटे थे, तो इनके पिता का देहांत हो गया था। तो उसके बाद उनकी माँ ने उन्हें बहुत ही कठिन परिस्थितियों में से उन्हें ये सिखाया कि आपको पढ़ना ही है, पढ़ने का महत्व समझाया और उन्हें कैसे जिद से उनको पढ़ाया। इस बात का वर्णन डॉक्टर माशेलकर ने यहाँ पर दिया है। उनकी खुद की लाइफ कैसे बीती जब वो छात्र थे, वो यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा पाठ, ऊर्जा शक्तीचा जागर। शाळा आणि शिक्षक असा विषय निघाला की मला माझी मुंबईतील शाळा आणि शालेय जीवनातील शिक्षकांची आठवण येते। जब भी स्कूल और शिक्षकों का विषय आता है तो मुझे मेरी मुंबई की स्कूल याद आती है और उस स्कूल में जो मुझे शिक्षक मिले थे उनकी याद आती है। आठवण मतलब याद आती है। डॉक्टर माशेलकर लिख रहे हैं कि उनको जब भी स्कूल और स्कूल के बारे में जो भी विषय अगर निकलता है बातें करते वक्त, तो उनको उनकी स्कूल याद आती है। गिरगावातील युनियन हायस्कूल आणि माझ्या शाळकरी वयात आपुलकीने संस्कार करणारे भावे सर,
जोशी सर, शिर्के सर या साऱ्यांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहेत. ये कौन से स्कूल में थे? गिरगाव की यूनियन हाई स्कूल में थे. यूनियन हाई स्कूल आणि माझ्या शाळकरी वयात और शाळकरी वयात मतलब जब ये स्कूल के दिनों में, जब ये स्कूल में थे, स्कूल के दिनों में इन पर संस्कार करने वाले इनके जो शिक्षक हैं, जैसे कि इनके शिक्षकों के नाम इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर, इन सभी शिक्षकों के इन पर ऋण है. ये इनके ऋणी है, फार मोठे ऋण आहे मतलब इनके ये ऋणी है. पण त्याच वेळी हेही सांगितलं पाहिजे, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है की या शाळेशी आणि मी या संस्कार देणाऱ्या शिक्षकांशी माझा जो संपर्क आला तो जिच्यामुळे आला ती माझी परमप्रिय आई. तो ये क्या कह रहे हैं कि ये बताना भी ज़रूरी है कि ये स्कूल और इन स्कूल के जो सभी शिक्षक हैं, इनसे मेरे साथ जो संपर्क हुआ, इन शिक्षकों के साथ मेरा जो संपर्क हुआ, इसके लिए ये किसने करवाया, मतलब मेरी जो प्रिय आई है, ये किसकी वजह से आया संपर्क, मतलब मुझे स्कूल में पढ़ना कैसे मिल गया, मेरी माँ की वजह से, मेरी परमप्रिय आई आणि माझे मामा यांचे मी ऋण कसे व्यक्त करणार. और मेरी माँ और मेरे चाचा मामा, तो इनकी वजह से मैं स्कूल में जा सका, पढ़ सका, तो इनका भी मैं ऋणी हूँ. तो ये लेखक कहते हैं कि इनका ऋण मैं कैसे चुका पाऊँगा, जिनकी वजह से मेरा संपर्क इन शिक्षकों से, इन स्कूल से आया, वो मेरी माँ और मेरे मामा जी, इनका ऋण मैं कैसे चुका पाऊँगा. आई हीच प्रत्येक मुलाची पहिली शिक्षक असते. माँ ही सभी बच्चों की पहली शिक्षक होती है. सभी बातें हम बचपन से माँ से ही सीखते हैं. माझ्या बाबतीत तर आई ही माझी केवळ शिक्षक नव्हती, तर माझे सर्वस्व होती. मेरे मामले में तो ये था कि माँ सिर्फ मेरी पहली शिक्षक ही नहीं थी, मेरे लिए मेरा सर्वस्व थी. सर्वस्व मतलब सब कुछ थी. माँ मेरे लिए सब कुछ थी. उसी ने मुझे बचपन से सभी बातें सिखाई, सब कुछ सिखाया. माँ मेरे लिए सब कुछ थी. सर्वस्व होती मतलब सब कुछ थी. आमचे मूळ गाव दक्षिण गोव्यातील माशेल. तो ये अपने बचपन के बारे में बोल रहे हैं. देखिए, ये अपनी यादें यहाँ पर साझा कर रहे हैं. क्या कहते हैं ये, हमारा जो मूल गांव था, मूल गांव मतलब जो पैतृक गांव होता है, पिता से चलते आया हुआ जो गांव होता है, वो कौन सा था मूल गांव, दक्षिण गोवा का माशेल ये गांव था. माझे बालपण तिथेच गेले, मेरा बचपन वहीं पर बीत गया. माझे मामा ही याच गावातले, मेरे मामा जी भी इसी गांव के रहने वाले थे. तिथल्या एका मैदानावर खेळल्याच्या आणि पिंपळ कट्ट्यावर बसून निवांतपणा अनुभवल्याच्या पुसटशा आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत असतात. तो देखिए ये आगे क्या कहते हैं, तिथल्या का मैदानावर खेळल्याच्या, और ये जो गांव है, इस गांव के एक मैदान में खेलने की मेरी यादें, और पिंपल कट्टा मतलब पीपल का पेड़, उसके नीचे बैठने के लिए जो कट्टा होता है, उस कट्टे पर बैठकर आराम से समय बिताना, निवांतपणा अनुभवल्याच्या मतलब आराम से शांति से बैठना, ये सभी बातें, इन सभी बातों की पुसटशा आठवणी. पुसटशा मतलब ऐसे ही छोटी यादें जो पुसटशी मतलब पूछते नहीं यादें, पुसटशा आठवणी माझ्या मनात अधूनमधून वाऱ्याच्या लहरीसारख्या येत असतात. मेरे मन में ये आती जाती रहती थी. माझ्या वयाच्या 6व्या वर्षी माझे वडील वारले. जब मैं 6 साल का था तो मेरे पिताजी गुजर गए आणि आम्हाला उदरनिर्वाहासाठी आमचे माशेल हे गाव सोडावे लगले. तो जब मैं 6 साल का था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया और हमें अपना निर्वाह करने के लिए हमारा ये जो गांव था माशेल, ये छोड़ना पड़ा. मी आणि माझी आई मुंबईत येऊन पोहोचलो. मैं और मेरी माँ कहाँ पर आ गए, मुंबई में आके बस गए. गिरगावातल्या खेतवाडीतील देशमुख गल्लीमध्ये मालती निवासातील पहिल्या माळ्यावर छोट्याशा खोल्यांमध्ये आम्ही मायलेक राहत होतो. तो ये कहाँ पर रहते थे जब ये मुंबई में आते हैं, तो ये कहाँ पर रहते थे, देखिए खेतवाड़ी, गिरगांव में खेतवाड़ी में देशमुख गली में मालती निवास की जो पहला माला है, ये इस पहले माले के छोटे छोटे रूम्स में, छोटे छोटे खोलिया मतलब रूम्स, इन रूम्स में हम माँ और बेटा रहने लगे. आर्थिक परिस्थिती पूर्णपणे खालावलेली, मतलब इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी, आर्थिक परिस्थिति मतलब क्या, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बिकट हुई थी, मतलब बहुत ही कम थी.
दारिद्र्याशी संघर्ष करणारी माझी अल्पशिक्षित आई, दारिद्र्य से जूझने वाली, संघर्ष करणारी मतलब जूझने वाली, दो हाथ करने वाली मेरी माँ, अल्पशिक्षित आई, अल्पशिक्षित मतलब कम शिकी हुई आई माँ, आणि शिक्षणासाठी आसुसलेला पण कोणतीच फी भरणे शक्य नसल्याने शाळेत कसा जाऊ असे प्रश्नचिन्ह घेऊन वावरणारा मी, मेरी माँ जो गरीबी से दो हाथ कर रही है और लेकिन कम, उसका शिक्षण कम हुआ है, उसकी पढ़ाई कम हुई है, और एक मैं जो सीखने के लिए, शिक्षणासाठी मतलब पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए बहुत ही आसुसलेला मतलब आतुर हुआ हूँ, लेकिन कौन सी भी फ़ी, किस तरह की भी फ़ीस भरने के लिए मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। इसीलिए शायद कसा जाऊँ, अभी मैं स्कूल कैसे जाऊँ, ये सवाल मन में उठा हुआ मैं, हम दोनों ही इस मुंबई में रहने लगे। त्यावेळचं वातावरण हे असं होतं। उस समय ऐसे हमारी परिस्थिति थी, बहुत ही विकट परिस्थिति थी। जब गांव से हम लोग मुंबई में आए थे तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। मेरे पास फ़ीस भरने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे, मेरी स्कूल की फ़ीस भरने के लिए भी पैसे नहीं थे, और मेरी माँ जो कम सीखी हुई थी तो उसको तो काम मिलना, नौकरी मिलना ये तो संभव ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अगर गांव में उनका कुछ प्रॉब्लम आता है तो बहुत सारे लोग शहरों की तरफ आते हैं, शहरों में बसने लगते हैं, वहाँ का काम ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ बसते वक्त उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है उनके सामने। तो इसी तरह इनका बचपन भी ऐसे ही बीता, लेखक का, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर। तो आगे देखिए ये क्या कह रहे हैं। पण माझ्या आईनं धीर सोडला नाही, लेकिन मेरी माँ ने हार नहीं मानी, फिर भी ये जूझ रही थी, ती खचली नाही मतलब उसने हार नहीं मानी, वेगवेगळी कष्टाची कामं ती करत होती, बहुत सारी मेहनत की कामें ये करती थी, मेहनत के काम करती थी। त्यातच माशेलहून मुंबईत आलेले माझे मामाही मदतीला आले, और उसी में मेरे मामा जो माशेल में रहते थे हमारे साथ, वो भी यहाँ पर मुंबई में आ गए मेरी मदद करने के लिए। त्यांच्यामुळे मला खेतवाडीतील प्राथमिक शाळेत प्रवेश मिलू शकला। तो इनकी वजह से ही मुझे खेतवाड़ी की जो प्राइमरी स्कूल है, प्राथमिक शाळा मतलब प्राइमरी स्कूल, इसमें मुझे एडमिशन मिल गया, प्रवेश मिलू शकला, प्रवेश मतलब एडमिशन, वहाँ पर मुझे प्रवेश मिळाला मतलब एडमिशन मिल गया, दाखिला हो गया मेरा। ही शाळा महापालिकेची होती, ये जो स्कूल थी वो नगर निगम की थी, मतलब महापालिका जो होती है इसकी, महानगर पालिका की ये स्कूल थी। माझ्याप्रमाणेच शाळेची ही परिस्थिति बेताचीच होती, जबकि गवर्नमेंट स्कूल थी तो स्कूल की भी परिस्थिति ऐसी ही थी, इतनी ज़्यादा अच्छी स्कूल नहीं थी, लेकिन वहाँ के जो शिक्षक हैं वो बहुत ही अच्छे थे। पण इथले शिक्षक मात्र मनानं खूप श्रीमंत होते, लेकिन यहाँ के जो शिक्षकगण थे वो बहुत ही अच्छे थे, मन से ये बहुत श्रीमंत थे, मतलब अच्छे बिहेवियर करने वाले थे। पायात चप्पलही घालायला नव्हती, अशा परिस्थितीत माझी शाळा सुरू झाली। मुझे पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थे पैरों में, मेरे पास जूते भी नहीं थे पहनने के लिए। ऐसी परिस्थिति में तो मेरी स्कूल स्टार्ट हो गई। ऐसी मेरी आर्थिक परिस्थिति बहुत बिकट थी। वयाच्या 12व्या वर्षापर्यंत मला अनवाणीच राहावं लागलं। अपनी उम्र के 12 साल तक मुझे नंगे पाँव ही घूमना पड़ा, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे ही नहीं थे कि मैं चप्पल खरीद सकूँ, जूते खरीद सकूँ। तो मैं अपने उम्र के 12 साल तक नंगे पाँव ही चला, अनवाणी मतलब नंगे पाँव चलना पड़ा। शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर जेव्हा हाईस्कूलमध्ये प्रवेश घेण्याची वेळ आली, अभी जब मैं मुंबई आया, प्राथमिक स्कूल में मैंने दाखिला कराया, मैं पढ़ने लगा, और प्राथमिक शिक्षण पूरा होने के बाद अभी हाई स्कूल में जाना होता है, प्राइमरी एजुकेशन होने के बाद अभी हाई स्कूल में दाखिला कराना पड़ता है। तो अभी जब हाई स्कूल में एडमिशन लेना था तभी क्या हुआ देखिए, त्यावेळी तर आणखी एक मोठं संकट समोर आलं। उस टाइम तो और भी एक बड़ा संकट हमारे सामने आकर खड़ा हो गया, और समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। त्यावेळची हाईस्कूल प्रवेश फ़ी 21 रुपये होती। उस टाइम की हाईस्कूल की प्रवेश फ़ी मतलब एडमिशन फ़ीस कितनी थी, 21 रुपये। अभी हम जब सोचते हैं आज के ज़माने में तो 21 रुपये कितने कम लगते हैं, लेकिन उस वक्त ये 21 रुपये भी भरने के लिए उनके पास नहीं थे, बहुत ही कठिन परिस्थिति इनकी थी। सिर्फ 21 रुपये इनकी स्कूल फीस थी, लेकिन ये भी भरने की उनकी हालत नहीं थी। पण आमच्याजवळ एवढे पैसे कुठून येणार, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। प्रवेश फी भरणे शक्य नसल्यामुळे आता माझे शिक्षण थांबणार असे वाटू लागले।
तो मुझे ऐसे लगने लगा कि अभी प्राइमरी एजुकेशन तो हो गया, लेकिन हाई स्कूल में जब मैं दाखिला कराने जा रहा हूँ तो मुझे 21 रुपये भरने के लिए तो है मेरे पास है नहीं, तो अभी शायद मेरा स्कूल अभी बंद हो जाएगा क्या, ऐसा मुझे लगने लगा. मेरा एज्युकेशन माझे शिक्षण मतलब क्या, मेरा एज्युकेशन अभी रुक जाएगा क्या, ऐसा मुझे लगने लगा. पण माझ्या आईने धीर सोडला नाही, लेकिन माने हार नहीं मानी. आजूबाजूच्या बिराडातील काही कामे करून तिने पैसे जमवण्यास सुरुवात केली. आजू मतलब आस पड़ोस में जो बिराड़ मतलब कुछ घर होते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं. घर उनके आस पड़ोस में जो घर थे, उन घरों में मेरी माँ काम करने के लिए जाने लगी और पैसे इकट्ठा करने लगी. पैसे जमवण्यास सुरुवात केली. उसने पैसे इकट्ठा करने के लिए सुरुवात कर दी. त्याच वेळी तिच्या परिचयातील एक माऊली मदतीला धावली और उसी वक्त उसके परिचय में की मतलब उसके जान पहचान की एक लेडी उसके मदद के लिए आई आणि माझ्या प्रवेश फ़ीची व्यवस्था झाली. और इसी तरह मेरे एडमिशन फ़ी की व्यवस्था हो गई. 21 रुपये मैं जमा कर पाया, मेरी माँ जमा कर पाई. पण तोपर्यंत गिरगावातील त्यावेळच्या नामांकित शाळांमधले प्रवेश बंद झाले होते. लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. गिरगांव की जो फेमस स्कूल है, नामांकित शाळा मतलब जो फेमस स्कूल है, उस स्कूल में की एडमिशन्स क्लोज़ हो गई थी. प्रवेश बंद झाले होते, ॲडमिशन्स क्लोज हो गई थी. अखेर यूनियन हाईस्कूलमध्ये मला प्रवेश मिळाला. और अंतिमतः मुझे कहाँ पर प्रवेश मिला, जबकि नामांकित स्कूल अभी ख़त्म हो गई थी, एडमिशन्स बंद हो गई थी, तो मुझे यूनियन हाई स्कूल में प्रवेश मिल गया. ॲडमिशन मेरा हो गया आणि माध्यमिक शिक्षणाचा पुढील टप्पा सुरू झाला. और अभी मेरा माध्यमिक शिक्षण चालू हो गया. अनेक अडचणींमधून मी जमेल तेवढा अभ्यास करत होतोच, पण त्या छोट्याशा खोलीतील जागा अपुरी पड़ायची. मेरे सामने बहुत कठिनाई आती थी, बहुत समस्या आती थी. हर रोज़ एक नई समस्या आती थी मेरे सामने. लेकिन उसी में भी मैं जितना मुझसे हो सकता था उतनी पढ़ाई मैं करता था. जमेल तेवढा अभ्यास मतलब जितना मुझसे होता था उतनी पढ़ाई मैं करता था. लेकिन उस छोटी सी रूम में मुझे जगह नहीं पुरती थी, जागा अपूरी पड़त होती, मतलब जगह नहीं पुरती थी. तो इस तरह इनकी ये स्कूल स्टार्ट हो गई. माध्यमिक स्कूल जिसमें ये पढ़ने लगे, अभी इनकी माध्यमिक स्कूल स्टार्ट हो गई. बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए इनकी माँ ने 21 रुपये इकट्ठे किए और इनका दाखिला यूनियन हाई स्कूल में करा दिया. क्योंकि उस वक्त तक गिरगांव के सभी नामांकित स्कूल जो है मतलब फेमस स्कूल है, उनके एडमिशन्स ख़त्म हो गए थे, इनको देर हो गई थी. तो यूनियन हाई स्कूल में इनको प्रवेश मिल गया, दाखिला हो गया और इनका एजुकेशन स्टार्ट हो गया. अभी आगे क्या होता है इनकी लाइफ में, ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे. यहाँ तक का पार्ट, लेसन का यहाँ तक का पार्ट इस वीडियो में हमने देखा. आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि ये आगे की पढ़ाई कैसे पूरी करते हैं, इनकी कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं. इनमें के कुछ वर्ड मीनिंग्स अभी हम देखेंगे. आपुलकीनं मतलब अपनेपन से, रूढ मतलब ऋणी रहना, आठवणी मतलब यादें, उदरनिर्वाहासाठी मतलब निर्वाह करने के लिए, अल्पशिक्षित आई, कम एजुकेशन हुई ऐसी माँ मतलब ऐसी माँ जिसका एजुकेशन कम हुआ है, अनवाणी मतलब नंगे पाँव, बिराडातील मतलब घर के. तो इस तरह से ये लेसन का इतना पार्ट यहाँ तक ख़त्म होता है. आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़. गुड बाय.